नमस्कार, वेलकम, शुक्रिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। और सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे स्त्री जनन तंत्र। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें एक दूसरा हम लोग का टॉपिक, पहला टॉपिक हम लोग नर जनन तंत्र लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। स्त्री जनन तंत्र के बारे में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा तथा एक योनि और बाहर बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। तो स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय, एक सर्विक्स, एक योनि वजाइना, गर्भाशय ग्रीवा, योनि और बाहरी जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल है, जो श्रोणी क्षेत्र में आते हैं। तो हमारे नर जननांग भी श्रोणी क्षेत्र में था। नर जनन तंत्र किससे बना था? नर जनन तंत्र में आपने देखा एक जोड़ा वृषण था, सहायक नलिकाएं थी और सहायक ग्रंथियां थी और बाह्य जननेंद्रिय थी। ये नर जनन तंत्र के बारे में जानकारी। मादा जनन तंत्र में क्या है? एक जोड़ा अंडाशय है, एक जोड़ा अंडवाहिनी है, यूटेरस है, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स है, वेजाइना योनि है, साथ के साथ बाहरी जननेंद्रियां एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सब ये कहाँ पे? श्रोणी क्षेत्र में। जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों मेमेरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। तो जनन तंत्र के जितने भी अंग हैं ये मेमेरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये है योनि, ये है ग्रीवानाल सर्विक्स, ये गर्भाशय ग्रीवा, ये है सर्विक्स और ये है सर्वाइकल कैविटी कैनाल, ग्रीवानाल सर्वाइकल कैविटी। ये है आपका उल्टी नाशपाती के आकार का पियर शेप गर्भाशय। गर्भाशय का ये भाग कहलाता है फंडस और ये गुहा, और ये भाग कहलाता बॉडी। गर्भाशय में गर्भाशय की जो दीवार है 3 लेयर की बनी है। गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम, पेशी स्तर मायोमेट्रियम और बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम। ये आपकी अंडवाहिनी के 3 भाग हैं। इनफंडिबुलम, ये आपका इनफंडिबुलम जो है कीप लाइक फनल लाइक स्ट्रक्चर है। इनफंडिबुलम से उंगली नुमा उभार, जिसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं, झलरी। ये है हमारा एम्पुला, तुम्बिका जिसको बोलते हैं, ये वाइडेस्ट पार्ट है। एम्पुला ही वो पार्ट है जहाँ पे नर और मादा गैमीट का संयोजन होता है, फ्यूजन होता है। ये है आपका इस्थमस, संकीर्ण पथ, नैरो इस्थमस जोड़ रहा है ओविडक्ट को किससे? बॉडी ऑफ यूटेरस से। ठीक है, इतना आपने देखा। ये है आपकी ओवेरी जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में है और ये लिगामेंट्स की सहायता से अटैच है एब्डोमिनल वॉल से और यूटेरस से। ठीक, तो यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में कुछ जानकारी करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक या क्रियात्मक रूप से संयोजित है। तो हम लोगों ने देखा था कि जनन तंत्र में क्या क्या है। जनन तंत्र में एक जोड़ा अंडाशय ओवेरी, एक जोड़ा अंडवाहिनी ओविडक्ट, एक गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स तथा एक योनि वजाइना तथा बाहरी जननेंद्रियां एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो श्रोणी क्षेत्र में है। जनन तंत्र के सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, संगर्भता, गर्भ ठहर जाना, प्रेगनेंसी,
शिशु जन्म चाइल्ड बर्थ तथा शिशु की देखभाल चाइल्ड केयर की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। तो मेमोरी ग्लैंड्स संरचनात्मक रूप से व क्रियात्मक रूप से संयोजित है। उन्होंने अपना काम करने का तरीका संयोजित कर रखा है फीमेल जनन तंत्र के साथ, जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन में, निषेचन में, प्रेगनेंसी में, शिशु जन्म चाइल्ड बर्थ में और शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं। अंडाशय क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो सेक्सुअल ऑर्गन दो तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक लैंगिक अंग वो होते हैं जिनमें गैमीट बनता है और जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं, और द्वितीय सेकेंडरी अंग वो हैं जिनमें गैमीट तो नहीं बनता लेकिन वो लैंगिक जनन में रोल प्ले करते हैं और उनका बगैर काम नहीं चलेगा, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। लैंगिक जनन में सहायता करते हैं और लैंगिक जनन उनकी वजह से फलीभूत होता है। प्राइमरी सेक्सुअल अंग वो होता है जिसमें गैमीट बन रहे हो, जो गैमीट प्रोड्यूसिंग हो, युग्मक जिसमें बन रहे हो। तो प्राइमरी सेक्सुअल अंग फीमेल के केस में क्या है? ओवेरी, स्त्री के केस में, और नर के केस में क्या है? टेस्टिस। लिख लीजिएगा ये बात। तो अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक अंडाणु ओवम बनाता है और कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। उदर के निचले भाग में अंडाशय स्थित है दोनों ओर। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और अंडाशय की लंबाई कितनी है? 2 से 4 सेंटीमीटर। वृषण की लंबाई कितनी थी? 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई थी। यह श्रोणी भित्ति पैल्विक वॉल तथा गर्भाशय से यूटिरस से क्या चीज़? अंडाशय पैल्विक वॉल, श्रोणी भित्ति और गर्भाशय से स्नायुओं लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय पे एक पतली उपकला होती है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका है। उपकला के अंदर क्या है? अंडाशय पीठिका है, ओवेरियन स्ट्रोमा। तो अंडाशय के ऊपर एक पतली उपकला एपिथेलियम है। तो ओवेरी कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम, एक पतली उपकला होती है जिससे ढका हुआ, और उसके अंदर क्या है? ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा पीठिका, ओवेरियन स्ट्रोमा अंडाशय पीठिका। ओवेरियन स्ट्रोमा दो भागों में बटी है, बाहरी और अंदरूनी। तो बाहरी परिधि वलकुट, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, परिधि की तरफ कॉर्टेक्स। ये स्ट्रोमा जो है अंडाशय पीठिका, परिधि वलकुट और आंतरिक मेडुला में मध्यांश में बटी है, विभक्त होता है। तो ओवेरियन स्ट्रोमा ग्राउंड सब्सटेंस जिसको कह लीजिए आप, पेरिफेरल कॉर्टेक्स वलकुट और अंदर की तरफ मेडुला मध्यांश, आंतरिक मध्यांश में विभक्त होता है। ठीक है जी, रट लीजिएगा हर चीज़, हर लाइन बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसको दिमाग में बिठा लीजिए। आगे चलता हूँ। तो ये हो गया आपका ओवेरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि ये भैया एक पतली उपकला से ढका है, इसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा है, ओवेरियन स्ट्रोमा पीठिका, ओवेरियन पीठिका है, अंडाशय पीठिका है। अंडाशय पीठिका बाहर की तरफ परिधि वलकुट और अंदर की तरफ मेडुला मध्यांश में बटा। अंडवाहिनी में आइए, अंडवाहिनी हम लोगों ने देखी थी भाई, अंडवाहिनी भी देखी थी। तो अंडवाहिनी में आपको 3 भागों में इसको बांट लीजिए, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी नलिका या फैलोपियन ट्यूब। तो इसके इतने नाम, अंडवाहिनी, डिम्बवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, इंग्लिश नेम। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। तो अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि मिलकर क्या बना रही? सहायक नलिकाएं। ऐसे सरी हमारी वेसल्स, सहायक नलिकाएं बना रही है। अंडवाहिनी
गर्भाशय, यूटिरस तथा योनि मिलके क्या बना रही हैं? सहायक नलिकाएं बना रही हैं। ठीक, वहाँ पे सहायक नलिकाएं किसने बनाई थी? मेल में, याद है? याद है कि भूल गए? तो ऐसे सारी वेसल्स मेल के केस में बनी थी हमारी रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस। शुक्रवाहक अधिवृषण, शुक्रवाहिकाएं, और ये हमारा वृषण जालिकाएं, इनसे बना था। यही सीक्वेंस है, मैंने कहा था रट लेना भाई, रट लेना, रटे बगैर काम नहीं चलेगा। यहाँ पे ऐसे सारी वेसल्स कौन बना रहा है? फैलोपियन ट्यूब्स, यूटिरस, वेजाइना। फैलोपियन ट्यूब डिम्ब वाहिनी, यूटिरस, गर्भाशय, वेजाइना, योनि, इनसे बन रही है हमारी क्या? सहायक नलिकाएं। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो, रटते रहो, चाटते रहो, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो, समय समय पे उसको पढ़ते रहो। अंडाशय के ठीक पास, चलिए, ये अब सहायक नलिकाएं बना रही है। प्रत्येक डिम्ब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो ये फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक आती है। अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है फैलोपियन ट्यूब। तो अंडाशय की परिधि से चलकर, ये अंडाशय, ये उसकी परिधि, ये अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक आ रही है। प्रत्येक डिम्ब वाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, प्रत्येक अंडाशय की गर्भी परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिम्ब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है। अंडाशय के पास डिम्ब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का है, फनल शेप्ड है। कीप अंडाशय के ठीक पास डिम्ब वाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का है, जिसे इनफंडिबुलम कीपक कहते हैं। इस कीपक के किनारे उंगली सदृश प्रोजेक्शन प्रक्षेप होते हैं। तो इसको हम लोग, कीप के आकार का जो हिस्सा है उसको हम लोग बोल रहे हैं कीपक, इनफंडिबुलम इंग्लिश में। और कीपक के किनारे, कीपक से निकले हुए उंगली की तरह के, उंगली नुमा प्रोजेक्शन, उभार हैं, कह लीजिए प्रक्षेप है, जिसे झालर, फिम्बरी कहते हैं। तो फिम्बरी, उंगली नुमा उभार, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, जिसे फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित, ओव्यूलेशन के दौरान ओवेरी से उत्सर्जित ओवम को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। तो ये झालर का काम क्या है? इस झालर का काम है कि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंड को क्या करेगा? ये संग्रह करेगा। उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह कर, कैच कर लिया इसने, ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका कहते हैं। तो ये कीपक, इनफंडिबुलम, आगे चल के अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुल रहा है, जिसको तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। तो अभी जब मैंने उस पे आपको हाईलाइट किया था, उस डायग्राम को समझाने के लिए, ये है भैया तुम्बिका, चौड़ा भाग एम्पुला। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तुम्बिका, चौड़ा भाग एम्पुला। आइए आगे चलें। चौड़ा भाग एम्पुला के बाद जिसे तुम्बिका कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस में एक संकरी ल्यूमन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या है? इस्थमस, जिसमें एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमन होती है। इस्थमस की ल्यूमन जो है वो बड़ी सक्रिय, पतली है। तो एक सक्रिय अवकाशिका ल्यूमन होती है जो गर्भाशय को जोड़ती है। तो अंडवाहिनी को गर्भाशय से कौन जोड़ रहा? इस्थमस, जो संकीर्ण है, पतला भाग है।
और इसमें एक सकरी अवकाशिका ल्यूमन जो है, इसकी गुहा बहुत छोटी है, पतली है। गर्भाशय केवल एक होता है, यूटिरस केवल एक है, जिसे बच्चादानी भी कहते हैं और इसको बच्चादानी वोम भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है, तो ये इन्वर्टेड पीयर शेप्ड है, उल्टी रखी गई नाशपाती के आकार का है। यह श्रोणी भित्ति से पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स द्वारा, स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुल रहा है। यूटिरस वेजाइना में खुलेगा वाया नैरो कैनाल नेक। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। तो सर्विक्स द्वारा खुल रहा है, यूटिरस जो है वेजाइना में खुल रहा है वाया नैरो सर्विक्स ग्रीवा। और ग्रीवा में जो नाल होगी गुहा को, ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल या सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे, जो योनि के साथ मिलकर जर्म नाल बर्थ कैनाल की रचना करती है। ये बात लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीवा में सर्विक्स में क्या है, सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल और योनि को, सर्वाइकल कैनाल और योनि को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, जर्म नाल बोलते हैं। सर्वाइकल कैनाल, ग्रीवा नाल और योनि। ग्रीवा नाल और योनि को जर्म नाल बोलते हैं। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। गर्भाशय की वॉल जो है 3 लेयर टिश्यू से बनी है। बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम। तो ये जो यूटिरस की वॉल ऑफ यूटिरस इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। बाहरी पतली झिल्ली, आउटर मोस्ट इज द थिन मेम्ब्रेनस लेयर, पतली झिल्लीमय स्तर को पेरीमेट्रियम, परिगर्भाशय। मध्य मोटी चिकनी पेशी स्तर को, तो इन बिटवीन सेंटर में क्या है या मिडिल में क्या है, तो आउटर आपकी थिन मेम्ब्रेनस है, पतली झिल्ली नुमा है, थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। फिर मिडिल की मस्कुलर थिक मांसल है, मध्य मोटी चिकनी पेशी, मिडिल स्मूथ मस्कुलर मायोमेट्रियम। तो थिन पेरीमेट्रियम, मिडिल मस्कुलर चिकनी स्मूथ मस्कुलर लेयर, दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम। गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम एंड आंतरिक इंटरनल ग्लैंडुलर ग्रंथिल स्तर। आउटर इज द थिन मेम्ब्रेनस, पतली झिल्लीनुमा पेरीमेट्रियम। मिडिल में थिक स्मूथ मस्कुलर, मोटी स्मूथ चिकनी मस्कुलर पेशी। मध्य में पेशी, चिकनी पेशी से बना हुआ मायोमेट्रियम एंड इनरमोस्ट इंटरनल ग्लैंडुलर आंतरिक ग्रंथिल स्तर, इंटरनल ग्लैंडुलर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम। तो परिगर्भाशय, गर्भाशय अंतःस्तर और गर्भाशय पेशी स्तर 3 लेयर हैं। इसके लिए परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंतःस्तर। ठीक, परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंतःस्तर, 3 लेयर से बनी हुई हमारी यूटिरस की वॉल, गर्भाशय की दीवार है, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आतव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल को आतव चक्र के दौरान गर्भाशय की अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ये बात लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस, चक्रीय परिवर्तन होते हैं
जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के दौरान काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होंगे मायोमेट्रियम में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक, आंतव चक में क्या हो रहा है? आंतव चक में चक्रीय परिवर्तन हो रहे हैं एंडोमेट्रियम में, और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चा जनन के समय, प्रसव के समय, एंडोमेट्रियल वॉल आपके विग्रस कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी तेज संकुचन दिखाती है। ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसको याद में बिठा लीजिए दिमाग में अच्छे से। स्त्री के बाहरी जनन क्षेत्र के अंतर्गत अब हम लोग बाहरी जननेंद्रियों के बारे में जाने। बाहरी जननेंद्रियां, हम लोगों ने वहाँ पे शिशन पढ़ा था केवल, और शिशन में इरेक्टाइल टिश्यू थे, स्पेशल टाइप के टिश्यूज है जो उसको इरेक्शन में हेल्प कर रहे थे, और इरेक्शन में हेल्प करने से उसके इंसेमिनेशन में हेल्प मिल रही थी। ठीक है जी। शिशन का अगला भाग क्या था? ग्लांस पेनिस, अगला भाग उसका ग्लांस पेनिस था। तो स्त्री के बाहरी जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन शैल, मॉन्स प्यूबिस, जघन शैल, मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोश, लेबिया मेजोरा, लघु भगोश, लेबिया माइनोरा, योनित छद, हाइमन और भगशेष, क्लाइटोरिस आते हैं। ये नाम आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक में रट लें, अच्छे से समझ लें। जघन शैल, मॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोश, लेबिया माइजोरा, लघु भगोश, लेबिया माइनोरा, योनित छद, हाइमन और भगशेष, क्लाइटोरिस आते हैं। जघन शैल, मॉन्स प्यूबिस वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी होती है, एक गद्दी टाइप की होती है। जघन शैल वसामय, फैटी टिश्यू से, जघन शैल फैटी टिश्यू से बनी एक गद्दी सी है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। त्वचा से, स्किन से और प्यूबिक हेयर से ढकी हुई है। बृहद भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ हमारा लेबिया मेजोरा, ऊतकों का मांसल वलन है, फोल्ड है। ऊतकों का मांसल वलन है, फोल्ड है, जो जघन शैल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। तो योनि द्वार को कौन घेरता है? योनि द्वार को घेरता है हमारा लेबिया मेजोरा। लघु भगशोक, ये भी ऊतकों का जोड़ा वलन है, तो ये भी ऊतकों का जोड़ा वलन था, ऊतकों का वलन है, और ये भी ऊतकों का एक जोड़ा वलन है। और यह बृहद भगोश के नीचे है, ये बृहद भगोश के नीचे है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा के नीचे है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनिक छद, योनि छद हाइमन, योनि का द्वार, ओपनिंग जो है योनि की द्वार, एक पतली झिल्ली जिसे योनि छद कहते हैं, से आंशिक रूप से ढका होता है। भगशेष, क्लाइटोरिस एक छोटी सी उंगली नुमा रचना है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भोज के ऊपरी मिलन बिंदु के पास होती है। मूत्र द्वार के ऊपर भगशेष मूत्र द्वार के ऊपर है और दो बृहद भगोश के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित है। दो बृहद भगोश के ऊपरी तो भगशेष एक छोटी सी उंगली नुमा रचना है जो मूत्र द्वार के ऊपर है, दो बृहद भगोश के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित है। बृहद भगोश के लेबिया मेजोरा के ऊपरी, जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहे हैं, मिलन बिंदु के पास स्थित है। योनि छद प्रायः पहले मैथुन के दौरान फट जाता है। तो पहला जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है मानव, तब ये पहले मैथुन के दौरान फट जाता। हालांकि ये आवरण कभी कभी तेज धक्के अचानक गिरने से भी फट जाता। इसके अलावा योनि टेम्पान को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेलकूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। मतलब कहने का यह है कि हाइमन फटने के कारण केवल पहला इंटरकोर्स नहीं है, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिससे तेज झटका लगे या अचानक गिरे या इंसर्शन हो, कोई चीज़ घुसेड़ी जाए, तो उसमें ये टॉन हो सकता, फट सकता। कुछ औरतों का योगिन छद संभोग के बाद भी बना रहता है और कुछ केस में ये संभोग के बाद भी बना हुआ है।
इसीलिए योनि छद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाता। इसलिए हाइमन का होना या ना होना किसी स्त्री के कौमार की वर्जिनिटी की गारंटी नहीं है या उसके यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक ये नहीं है। कार्यशील स्तन ग्रंथि पे आइए। अब हम लोगों ने बोला था कि भाई फीमेल के केस में स्तन ग्रंथियाँ उससे समायोजित हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी। कार्यशील स्तन ग्रंथियाँ सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। मादा स्तनधारियों में कार्यशील स्तन ग्रंथि मिलती है, स्पेशल करेक्टर है। स्तन ग्रंथियाँ युग्म रचना है, जोड़े में होती हैं, जिसमें ग्रंथिल ऊतक तथा विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे और वसा होगी। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों में विभक्त होता है। तो स्तन का ग्रंथिल ऊतक ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 स्तन पालियों से बना है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जिनमें कूपक कहते हैं। स्तन पाली में क्या है? तो स्तन किससे बना है? स्तन बना है ग्रंथिल ऊतक और वसा से। अब ग्रंथिल ऊतक में क्या है? ग्रंथिल ऊतक वसा और ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियाँ, 15 से 20 स्तन पालियाँ ग्रंथिल ऊतक में है। ग्रंथिल ऊतक स्तन पालियाँ जो हैं इसमें क्या है? इसमें कोशिकाओं के गुच्छे हैं, कोशिका के गुच्छ हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, कूप कहते हैं। कूप की कोशिकाओं से दुग्ध, और ये कोशिकाओं के गुच्छों से क्या स्रावित हो रहा? मिल्क स्रावित हो रहा, दूध स्रावित हो रहा। तो स्तन में आपके क्या है भैया? ग्रंथिल ऊतक है और वसा है। ग्रंथिल ऊतक में आपको 15 से 20 स्तन पालियाँ कक्ष मिलेंगे। स्तन पालियों में क्या है? कोशिकाओं के गुच्छे हैं। कोशिकाओं के गुच्छे किसके हैं? एल्वियोलाई के। एल्वियोलाई क्या सिक्रीट कर रहे हैं? मिल्क सिक्रीट कर रहे हैं। कोशिकाओं से मिल्क सिक्रीट होता है जो कूपिकाओं की गुहा में एकत्र होता है। तो कूपिकाओं की गुहा में मिल्क एकत्रित हो गया। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। तो कूपिकाएं एल्वियोलाई की गुहा को आप कह लीजिए एल्वियोलाई ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स किस में खुल रहे हैं? ट्यूब्यूल्स खुल रहे हैं डक्ट्स में। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। कूपिकाएं किस में खुल रही? मेमेरी ट्यूब्यूल्स में। कूपिकाएं ये गुहियाँ एल्वियोलाई जो मिल्क सिक्रीट कर रही हैं किस में खुल रही हैं? मेमेरी ट्यूब्यूल्स में, नलिकाओं में। एल्वियोलाई किस में खुल रही हैं? मेमेरी ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? प्रत्येक पाली के ट्यूब्यूल्स मिलके डक्ट बना रहे हैं। तो ट्यूब्यूल मिलके और बड़ी छोटी छोटी नलिकाओं ने बड़ी नलिका, तो ट्यूब्यूल छोटी छोटी नलिकाएं उन्होंने मिलके क्या बना रही? बड़ी नलिका, डक्ट। कई डक्ट मिलके स्तन वाहिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? एक वृहद तुम्बिका, एम्पुला बना लेती हैं। और एम्पुला वृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं। जो ये एम्पुला किससे जुड़ा हुआ है? लैक्टिफरस डक्ट से। ये एम्पुला किससे जुड़ा हुआ है? लैक्टिफरस डक्ट से, जिससे कि दूध बाहर निकलता है। तो स्तन बना है ग्लैंडुलर टिश्यू और वसा का। ग्लैंडुलर टिश्यू में स्तन पालियाँ, स्तन पालियों में एल्वियोलाई के गुच्छे। एल्वियोलाई क्या सिक्रीट कर रहे हैं? मिल्क। एल्वियोलाई की गुहा से मिल्क किस में आ गया? मेमेरी ट्यूब्यूल्स में। कई सारे मेमेरी ट्यूब्यूल्स ने मिलकर क्या बना दिया? मेमेरी डक्ट। और कई हमारे ये पाली की ये जो कई मेमेरी डक्ट मिलके क्या बना देंगी? एक वृहद, एक बड़ी तुम्बिका, एम्पुला बना देंगी। और एम्पुला लैक्टिफरस डक्ट की सहायता से जुड़ा है बाहर की तरफ। लैक्टिफरस डक्ट दुग्ध वाहिनी से जुड़ा है, जिससे कि दूध स्तन से निकलता है। जब बच्चा सक करता है तो लैक्टिफरस डक्ट से दूध बच्चे के मुख में चला जाएगा। तो ये लाइन टर्म याद रखिएगा, मेमेरी ट्यूब्यूल्स, मेमेरी डक्ट, मेमेरी एम्पुला एंड देन लैक्टिफरी डक्ट। तो TDAL ये सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा, या अपनी सीक्वेंस बना लीजिए। ये हो गया आपका स्तन के बारे में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में जानकारी। अब हम लोग नर और फीमेल
रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा लें तो हम लोग आगे चलें, फिर युग्मक जनन पे चलें। ठीक है जी, आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी जाए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ओके, 1 मिनट रुको, हम डीपीपी आप लोग को शेयर करें तो आगे चलें। हाँ जी, आइए क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, थैली जिसमें वृषण उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं, कौन सी थैली है? वृषण गुहा, उसको हम लोग बोलते हैं सक्रोटम। पेज नंबर 43 पहले पैरा में ये बात आपके लिखी है। चलिए आगे चलिए अगली कहानी पे। अगला है हमारा, अंडकोश का कार्य क्या है? अंडकोश का कार्य होता है, सक्रोटम का कार्य पूछ रहा। सक्रोटम का कार्य क्या है? वृषण का कम तापमान मेंटेन करना, वृषण का तापमान कम रहे उसको मेंटेन करना, ये काम है हमारे अंडकोश का। तो अंडकोश का कार्य क्या है? अंडकोश का कार्य है वृषण का कम तापमान, शरीर के समान आंतरिक तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम रखना, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस, वृषण से शुक्र जनन का रूप से वृषण से शुक्र जनन का कार्य सुचारू रूप से होता है। ठीक, चलिए आगे चलिए। तो पेज नंबर 43 पहले पैराग्राफ पे ये लाइन आपकी लिखी हुई है। अनुमानित लंबाई और चौड़ाई वृषण की क्या है? तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई। ठीक है, पेज नंबर 43 पहले पैरा पे ये आपके मेंशन है। आगे चलता हूँ। प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष होते हैं? कितने वृषण पालिका या लोब्यूल होते हैं? तो 250 वृषण पालिका होती है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछी जाती आज की तारीख में। आज की तारीख में आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अपना 2018 से 19, 20, 21 का उठा लीजिए, तो 90 में से आपको 70 क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होंगे। ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन वो देते हैं आपको टेबल मिलान वाला, और टेबल मिलान वाले में भी बहुत आसान होते हैं, 1 या 2 उसमें टिपिकल होते हैं, बाकी बहुत आसान होते हैं। उसको आप कैसे मिलाएंगे वो भी मैं भी आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली आप समझो करीब 70 क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन इसी तरह के होते हैं। 10-15 क्वेश्चन थोड़े से टेबल मिलान वाले और 5-6 क्वेश्चन थोड़े से आपके 1-8 मिनट लेने वाले, वरना क्वेश्चन आपका जो होता है विदिन 10 to 15 सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की। तो चलिए आगे चलते हैं। स्तनधारी वृषण में डिब्बों को क्या कहा जाता है? ये जो बन गए हैं स्तनधारी के वृषण में कंपार्टमेंट, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। वृषण लोब्यूल कहते हैं। पृष्ठ संख्या 43 प्रथम पैरा अंतिम पंक्ति। वृषण लोब में कितनी सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं? एक वृषण लोब में 1 से 3 सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है जी, 1 से 3 सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलिक अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं। दूसरा पैराग्राफ, ओपनिंग लाइंस, उद्घाटन नलिका। शुक्रजनक नलिकाओं के भीतरी भाग में क्या होता है? शुक्रजनक नलिकाओं के भीतरी भाग में 2 तरह की सेल्स हैं। अस्तर जो बना रही हूँ उसकी हमारी कौन कौन सी? नर जनन सेल्स, नर जर्म सेल्स, और हमारी सर्टोली सेल्स। ठीक है जी। और बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ लेडिंग सेल्स या अंतराली सेल्स हैं। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका है जो स्तनधारी में मौजूद होती है और वृषण शुक्राणुओं का पोषण करती है? तो नर सेल्स है, या हमारी लीडिंग सेल्स और अंतराली सेल्स तो एक ही बात है। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, इनको हम लोग नर्स सेल्स भी बोलते हैं। ओके, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतराली स्पेस, हम लोग उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलें। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं
वृषण नलिकाओं के माध्यम से खुलती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से, सेमीवेस्टिब्यूल रेटेटेस्टिस के माध्यम से किसमें खुल रहे थे, हमारे खुल रहे थे रेटेटेस्टिस के माध्यम से, वो वासा एफरेंशिया में। तो वासा एफरेंशिया में खुल रहे थे, अधिवृषण में नहीं, रेटेटेस्टिस में नहीं, शुक्रवाहिकाओं में खुल रहे थे, शुक्रवाहिकाओं में खुल रहे थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में कौन सा सही मार्ग को दिखाता, तो रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डेफरेंस, शुक्रवाहिक, ये इसका सही है। रट लीजिएगा ऐसे ही, हाँ रट लीजिएगा भाई, आता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत जोड़ी को चुने, गलत जोड़ी को चुन लीजिए। लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, वृषण हार्मोन का स्राव करती हैं, ठीक बात है। शुक्रवाहिकाएं और एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिकाएं और एपिडिडाइमिस सहायक नलिकाएं हैं, ठीक बात है। एपिडिडाइमिस अधिवृषण, मूत्राशय पे लूप, मूत्राशय पे लूप, एपिडिडाइमिस अधिवृषण नहीं बनाता, ये गलत है। जाल वृषण शुक्रवाहिकाओं में खुलता है, ये बात ठीक है। तो गलत कौन सा है, गलत ये स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है सही, सही नहीं है। आइए देखें, तो लिंग के बाहरी छिद्र को क्या बोला, मूत्राशय मुख बोला, यूरिथ्रल मीटस बोला। शिश्नमुंड ग्लांस पेनिस पे त्वचा की एक ढीली तह से ढका होता है जिसे फोर स्किन बोलते हैं, छत बोलते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का लिंग के स्नेहन में सहायता करता है, हाँ जी, उसका काम ही है, लुब्रिकेशन करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गलत कथन कौन सा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी कथन ठीक है। आगे चलिए। पुरुष के प्रजनन की और मानव मूत्र की साझा, पुरुष के प्रजनन की और मानव मूत्र प्रणाली की साझा वाहिनी कौन है, साझा वाहिनी है हमारा मूत्रमार्ग, यूरिथ्रा। निम्नलिखित में कौन सी पुरुष में एक सहायक ग्रंथि नहीं है, तो सहायक ग्रंथियों के नाम, पुरुष ग्रंथि प्रोस्टेट होती है, समाइनल वेसिकल शुक्राशय होता है। आगे देखते हैं और कौन से दे रखे हैं। वेस्टिबुलर ग्रंथियाँ, वेस्टिबुलर ग्रंथियाँ नहीं होती, ये नहीं है मानव में, नर में नहीं है। कॉपर ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का ही दूसरा नाम, देखो एक लाइन यहाँ से उठा लो बच्चा, मेरे इसको अपना वो NCERT खोलो और वहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बगल में कॉपर ग्लैंड और नाम लिख लो। कॉपर ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है, इसलिए ये भी होती है। वेस्टिबुलर ग्लैंड लेडीज़ में मिलती है, तो ये नहीं होती नर में। मनुष्यों में समाइनल प्लाज्मा में होते हैं, क्या होते हैं, तो फ्रुक्टोज होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, और क्या होगा, फ्रुक्टोज, कुछ एंजाइम और कैल्शियम। फ्रुक्टोज कुछ एंजाइम है, फ्रुक्टोज कैल्शियम, लेकिन एंजाइम नहीं है, फ्रुक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम, इसको टिक कर। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं राजा बेटा। तो समाइनल प्लाज्मा में क्या है, फ्रुक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम है। चलिए आगे चले, मादा जन्म तंत्र पे आइए। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर है, यह पेल्विक वॉल से लिगामेंट से जुड़ा होता है, पेल्विक वॉल से लिगामेंट से जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय पे एक पतली प्लाट ढका होता है जिसे डिम्बगर्ती स्ट्रोमा को घेरता है, हाँ ओवेरियन पीठिका को घेरता है। स्ट्रोमा को दो क्षेत्रों में हमने बांटा था, तो परिधि वल्कुट में और आंतरिक मध्यांश में। परिधि वल्कुट आंतरिक मध्यांश, यही वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, अच्छे से याद है, ऐसे ही बना दिए जाते हैं बच्चा क्वेश्चन। चलो, अंडवाहिनी यह भी कहलाती, फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। मानव फैलोपियन ट्यूब लगभग कितनी लंबी, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी। मैंने आपको बोला कि इस बार जो क्वेश्चन आप देख लीजिए, रॉकेट साइंस से आपसे नहीं कि आप भैया बना दो ब्रह्मोस, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 90 में से 70 क्वेश्चन तो आप देखिएगा इसी तरह के होंगे। अंडाशय के करीब डिम्ब वाहिनी के कीप के आकार के भाग को क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरा का काम क्या है, तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से निकले अंड को कैच करना, ग्रहण करना, ओव्यूलेशन के बाद डिम्ब के संग्रह में मदद। ये सब आपके, ये देखिए नीचे दिया हुआ अंडाशय के करीब का फनल पेज नंबर कहाँ से आपकी NCERT के किस पेज से क्वेश्चन बना है मेंशन है। तो ये अगर आप मेरे DPP वगैरह लगा लो, मेरे चैनल पे जाओ
मेरे सुमो बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे हर चैप्टर के 38 से 38 चैप्टर के आपको DPP मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर। उसमें इसी तरह के क्वेश्चन और टेस्ट पेपर मिलेंगे, लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। अभी तक जो पोस्ट कर चुका हूँ मैं, DPP हर चैप्टर की कर चुका हूँ और टेस्ट भी पोस्ट कर रहा हूँ, तो मार्च तक ये सारा अपडेट हो जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो। आगे चलता हूँ। इसमें से गलत जोड़ी चुने। उंगली की तरह के उभार, अनुमान नहीं उभार, फिमरी, ठीक बात है। डिम वाहिनी का संकीर्ण भाग एम्पुला नहीं होता। संकीर्ण भाग क्या है? इस्तमस। डिम वाहिनी का सबसे वृहद भाग है, सबसे चौड़ा भाग है एम्पुला। तो यही आपका गलत जोड़ी, यही गलत जोड़ी है। इनफंडिबुलम डिम वाहिनी के एक व्यापक हिस्से की ओर जाता है, जिसे एम्पुला बोलते हैं, फूले भाग की तरफ, एक फूले हिस्से की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गर्भाशय के लिए असत्य है? गर्भ भी कहते हैं, कहा जाता है, उल्टे नाशपाती के आकार का है, ठीक बात है। श्रोणि की दीवार से जुड़े स्नायु बंधन द्वारा समर्पित है, लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा हुआ, सही है। यह गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से डिम्ब वाहिनी में खुलता, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है, डिम्ब वाहिनी में नहीं खुलता, ठीक। जिसकी गुहा को ग्रीवा नहर कहते हैं, ये बात तो ठीक है, उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से, लेकिन डिम्ब वाहिनी में नहीं खुलता, योनि में खुलता। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक। चलिए आगे। गलत जोड़े को चुनवाओ भाई। जघन भालों से ढके वसायुक्त ऊतक का कुशन, मॉन्स प्यूबिस। योनि के उद्घाटन को, ओपनिंग को कवर करने वाली झिल्ली, हाइमन। उंगली जैसी संरचना जो मूत्र मार्ग के उद्घाटन के ऊपर दो लेबिया माइजोरा के ऊपरी जंक्शन पे है, भगशेष। प्रसव के दौरान मजबूत संकुचन प्रदर्शित करने वाली गर्भाशय, एंड्रोमेट्रियम। प्रसव के दौरान मजबूत संकुचन कौन सी लेयर करती है? मायोमेट्रियम, नॉट एंड्रोमेट्रियम। ये सही है। जघन भालों से ढके वसायुक्त ऊतक का कुशन, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। योनि के उद्घाटन को कवर करने वाली झिल्ली, हाइमन बोलते हैं। उंगली जैसी रचना जो मूत्र मार्ग के उद्घाटन के ऊपर, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर दो लेबिया माइजोरा के ऊपरी जंक्शन पे है, लेबिया माइनोरा के ऊपरी जंक्शन पे है, ठीक है। उसको क्लाइटोरिस भगशेष बोलते हैं। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। गलत क्या? कि प्रसव के दौरान मजबूत संकुचन। तो एंड्रोमेट्रियम का काम क्या है? एंड्रोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस दिखाता है ड्यूरिंग आत्रवचक। और मायोमेट्रियम विग्रस कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इसका ये गलत जवाब क्या है? गलत क्या है? सही जवाब है, क्योंकि ये गलत है। स्तन में मौजूद मुख्य ऊतक है, कौन सा ऊतक है? ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर ऊतक वसा से बना। कई स्तन नलिकाएं एक व्यापक स्तन ग्रंथि बनाने के लिए जुड़ती हैं। किससे जुड़ा है? तो स्तन नलिकाएं एक व्यापक स्तन ग्रंथि बनाने के लिए जुड़ती हैं, जो लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा है, जिसके माध्यम से दूध चूसा जाता है। तो लैक्टिफेरस डक्ट कह लीजिए, ठीक। तो एल्वियोलाई मिल्क सिक्रेट कर रही हैं किसमें? मेमोरी टिब्यूल्स में। कई मेमोरी टिब्यूल्स मिलकर क्या बना देंगी? मेमोरी डक्ट बना देंगी। कई मेमोरी डक्ट मिलकर क्या बना देंगी? एम्पुला। और वो एम्पुला बाहर किससे खुल रहा है? एम्पुला जुड़ा हुआ है लैक्टिफेरस डक्ट से, और मिल्क सक किया जाता है लैक्टिफेरस डक्ट से। तो आपका जवाब क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक। आइए आगे चले। गर्भाशय के निचले संकीर्ण भाग को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन मानव मादा का बाह्य जननांग का समूह है? लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और योनि नहीं आती भाई। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस, इसी को चुन लीजिए। बाह्य जननांग में क्या क्या आ रहा? बाह्य जननांग में लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और हमारा क्लाइटोरिस आ रहा है, ठीक है। तो बाहरी जननांग में लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, हाइमन और क्लाइटोरिस। आपको किसको चुन लेना है? आपको इसको चुन लेना है। उसके बाद वाला ये देखिए, जो मैंने आपको अभी बनाया था कुछ देर पहले,
टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स किस में खुले, मेमोरी टिब्यूल्स खुले मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट किस में खुले, एम्पुला में, और एम्पुला लेक्टिफेरस डक्ट से बाहर। तो मेमोरी टिब्यूल्स, स्तनवाहिनी, मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स किस, मेमोरी टिब्यूल्स स्तन नलिका, टिब्यूल्स किस में खुले, डक्ट में, स्तनवाहिनी में, और डक्ट किस में खुली, एम्पुला में, स्तन ग्रंथि, और स्तन ग्रंथि से लेक्टिफेरस डक्ट। इसको रट लीजिए। यहाँ पे आके ख़त्म। अब आपके गैमीटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो पहले गैमीटोजेनेसिस तो पढ़ लें, तब तो क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। तो गैमीटोजेनेसिस अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा इस चैप्टर का टॉपिक गैमीटोजेनेसिस। सोच रहा हूँ आज के लिए काफ़ी हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ गैमीटोजेनेसिस के साथ। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss the gametogenesis process, युग्मक जनन, spermatogenesis and oogenesis. So till then, good luck, goodbye, have a nice day। इतने को पढ़िए, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस के बगैर चीज़ें बनेंगी नहीं। तो किसी भी आप चैनल पे जाएं, कहीं भी पढ़ें, अगर वो आपसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करवा रहे तो अपने दम पे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें जब भी कोई टॉपिक लगाएं। अब जैसे यहाँ पे मैंने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी देखिए आपसे डीपीपी शेयर कर रहा हूँ। तो जब ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसके भी क्वेश्चन आपको मैं लगवाऊँगा। और इसके आप देखो जो मेरे पास बैंक है, नियर अबाउट कितना आपको जब क्वेश्चन लगवा दिए जाएंगे तो नियर अबाउट 140 क्वेश्चंस का बैंक है। इसके अलावा 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मेरे टेस्ट से। तो 140 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लगवाए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट 240, एक चैप्टर से 38 चैप्टर हैं आपके। तो नियर अबाउट ये आपका लगभग नियर अबाउट 9000 to 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जाके बैठेगी जब आप पूरा कोर्स मेरे साथ कर लोगे, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा फेथ रखिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन अपने आप चीज़ें आप देखोगे बेटर हो रही हैं, चीज़ें टर्न अप हो रही हैं। कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि पहले दिन ही आ पाओ और मैं आपको कोई ऐसी जड़ी बूटी सूंघा दूँ कि आपको लगे वाह कि मैं एकदम से भगवान बुद्ध बन गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान बेटा धीरे धीरे ही आएगा, समय के साथ ही आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए हम लोगों ने इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है जो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस को। तो एक बार फिर से आप लोग को शुभकामनाएं, पढ़िए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।